अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम मॉड्यूल कवर करने वाले हैं 121 से लेके 125 तक। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। उसके अलावा जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप वहाँ से पूछ लें। CS 101 का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है जो आपकी लेक्चर में कवर नहीं होती। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं। और कल हमने जो है वो इफ स्ट्रक्चर तक, यानी हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने शुरू किए थे और उसमें हमने इफ स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इफ स्ट्रक्चर किस किस लिए यूज होता है। उसकी फिर मैंने आपको रियल लाइफ मिसालें भी कुछ दी कि कितने कितनी हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो इफ स्ट्रक्चर के तहत हुई हुई होती है। आज हम एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लूप का स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑलरेडी सूडो कोड वाले एल्गोरिथम वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम क्योंकि अब लैंग्वेजेस के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो क्योंकि लैंग्वेज में भी यही चीजें हमने करनी होती हैं, इस वजह से हम उसको दोबारा भी पढ़ रहे हैं। तो अब लूप क्या होती है, ये भी एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है। लूप जो है, जब भी आपको कोई एक काम, कोई एक इंस्ट्रक्शन बार बार चलानी हो, यानी कि उसकी आइट्रेशन करनी हो, तो मतलब एक प्रोवाइडेड कंडीशन के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। लूप क्या है? लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर आइट्रेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन। यानी काम ये भी कंडीशन पे करती है। तो जब तक कंडीशन ट्रू है, आपकी वो लूप जो है वो रिपीट होती रहेगी और आपको वो आपकी सेम आउटपुट देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन फॉल्स होती जाएगी तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपको जो है वो काउंटिंग 1 से लेके 5 तक प्रिंट करनी हो, तो आपको ये प्रिंट करने के लिए 1 2 3 4 5 लिखने की बजाय, यानी कि 5 तक तो हम खुद लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको ढेर सारी काउंटिंग लिखनी हो, तो पूरे लिखने से अच्छा है कि आप क्या करो, एक जो है वो लूप बना लो। अब इसके लिए ये जो लूप बनाने के तरीके, क्योंकि हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो जो C++ लैंग्वेज है उसके अंदर तो लूप के स्ट्रक्चर के लिए लफ्ज वाइल यूज होता है। कौन सा लफ्ज यूज होता है? वाइल। इसको फिर वाइल लूप भी कहा जाता है, इसको सिर्फ लूप भी कहा जाता है, इसको आइट्रेशन भी कहा जाता है। ये सारी लफ्ज इसके लिए यूज होते हैं। लेकिन इसके लिए वाइल के अलावा भी लफ्ज यूज होते हैं बाकी लैंग्वेजेस के अंदर। कहीं पे डू वाइल लफ्ज यूज हो जाता है, कहीं पे लफ्ज फॉर भी यूज होता है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ सिंटैक्स यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि C++ की बात करें, तो C++ का जो स्ट्रक्चर है या जो सिंटैक्स है वो यही है। इसी तरीके से उसके अंदर लिखा जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा है कि हमें जो है वो 5 तक काउंटिंग जो है वो अगर उसकी आउटपुट निकालनी है, तो हमें क्या प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि काउंटिंग क्या होती है, हमारे इंटीजर्स है, क्योंकि ये कंप्लीट वर्ड्स है। तो इंटीजर्स का हमने डाटा टाइप दिया, उसके बाद हमने जो है वो इसको वेरिएबल दे दिया आई, और आई को हमने वैल्यू असाइन कर दी 1 की। और उसके बाद कंडीशन क्या लगा दी है कि जब तक हमारा आई जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 है, तब तक क्या है, आउटपुट क्या करती रहे, आई की जो भी वैल्यू होगी उसको आउटपुट में आती रहेगी, और हर आउटपुट के बाद जो आई में है वो एक प्लस कर देना है, ठीक है। यानी कि हर आउटपुट के बाद आपकी जो आउटपुट है उसमें एक 1 जो है वो प्लस करते जाना है। अब ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है। अब देखिए अभी हमारे पास क्या है, 1 है। जब हमने कंडीशन चेक की कि आई की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, हाँ लेस देन 5 है, तो उसने आउटपुट क्या दे दिया, 1 दे दिया। 1 आउटपुट देने के बाद उस 1 में एक 1 प्लस कर दिया। अब हमारा आई क्या हो गया, 2 हो गया। फिर हमने वाइल की कंडीशन चेक की, क्या 2 जो है वो 5 से स्मॉलर है, जी स्मॉलर है। फिर उसके बाद आउटपुट जो है वो 2 को प्रिंट कर देगा। 2 हमारा प्रिंट हो चुका है। अब उस 2 में 1 और प्लस हो जाएगा। अब ये 3 हो चुका है। 3 की हम दोबारा हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन अभी भी 3 जो है वो हमारा 5 से कम है, आउटपुट हमारे पास 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम जो है वो 3 के अंदर एक 1 प्लस कर देंगे। अब हमारा जो है वो आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब 4 को हम दोबारा से चेक करेंगे 5 के साथ कि क्या वो स्मॉलर और इक्वल टू 5 है, हाँ जब भी स्मॉल है तो हमारी आउटपुट 4 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। 4 के प्रिंट होने के बाद उसमें 1 फिर प्लस हो जाएगा। अब हमारा आई इज इक्वल टू 5 हो गया। हमने उसकी कंडीशन फिर से चेक की कि क्या स्मॉलर और इक्वल टू 5 है। अब स्मॉल तो नहीं है लेकिन इक्वल है, यानी कि अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। तो 5 इक्वल टू 5 है, इस वजह से हमारी आउटपुट 5 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद 5 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा। अब हमारा आई इज इक्वल टू 6 हो चुका है। तो अब जैसे ही हमने कंडीशन दोबारा से चेक की, तो 6 जो है वो ना ही स्मॉलर है ना ही इक्वल टू 5 है। हमारी कंडीशन जैसे ही गलत होगी तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 5 तक इंटीजर्स प्रिंट हो चुके हैं। हमने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था, जिस प्रोग्रामिंग जिस मकसद के तहत की थी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको कहते हैं रिपीटेटिव स्ट्रक्चर या आइट्रेशन का स्ट्रक्चर या लूप कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है वाइल लूप के लिए, जब आपको एक ही काम बार बार करवाना होता है।
ठीक है। अब कुछ जो है वो मतलब जैसा कि वही बात अगर मैं वही मिसाल आपको दोबारा से दूँ आपके एटीएम वाली, तो जब आप एटीएम में अपनी एक कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपने करनी होती है, कर लेते हो आप, तो उसके बाद आपके पास क्या मैसेज शो होता है कि आपको यानी कि कोई और ट्रांज़ैक्शन करनी है। अगर तो आप येस का बटन दबाते हो, येस पे क्लिक करते हो तो वो दोबारा से शुरू से वही सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू से आपसे वही दोबारा चीज़ें बातें पूछना शुरू कर देगा जो आपने पहले ट्रांज़ैक्शन के दौरान की थी। ठीक है, अब ये उसमें कंडीशन लगी हुई है कि आपने येस दबाना है, व्हाइल के साथ कंडीशन क्या लगी हुई है, येस दबाना है, तभी वो शुरू से दोबारा वही काम यानी कि कंडीशन चेक होने के बाद आपको आउटपुट वही देना शुरू करेगा। और अगर आप नो दबा देते हो यानी कि कंडीशन गलत हो जाती है तो प्रोग्राम आपका वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि इफ के साथ साथ वहां पे व्हाइल लूप भी जो है वो लगी हुई होती है आपके एटीएम के अंदर, क्योंकि वही काम उसने दोबारा दोबारा करने हैं ना, वही वैसे वैसे ही उसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। तो ये है हमारा व्हाइल स्ट्रक्चर या फिर लूप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज। अब ये कंकरेंट लफ्ज जिन लोगों के लिए नया है तो इसका मतलब क्या होता है, सिमल्टेनियसली काम होना, यानी कि एक साथ यानी एक ही वक्त में बहुत सारे काम हो रहे होना। तो आजकल की जो प्रोग्रामिंग है उसमें ऐसा जो तरीका मौजूद है, इस लेवल की प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है कि आप जो है वो एक ही टाइम में आपका प्रोग्राम बहुत सारी एक्टिविटीज को रन कर सकता है, यानी एक ही सीपीयू आपके पास अवेलेबल है और उस पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो इसको पैरेलल प्रोसेसिंग या कंकरेंट प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। और ये क्या है, पीछे तो प्रोग्रामिंग ही हुई है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आपके सामने मैंने ये वीडियो कर रही हूँ, तो इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो है वो आपके सामने हैंडआउट्स भी खोले हुए हैं, मैं एक लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। उसके अलावा पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मैंने जो है ऑप्शंस खोले हुए हैं। तो जो मेरा पीछे सीपीयू तो एक ही है लेकिन उस पे एक ही टाइम में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कंकरेंट प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके अलावा भी इसके लिए वर्ड यूज होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो फॉर एग्जांपल हम इसको जो है वो टास्क भी कहते हैं। एडा की लैंग्वेज में इसको टास्क कहा जाता है, यानी कि मल्टीपल टास्किंग हो रही है। इसी तरीके से जावा की जुबान में इसको थ्रेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है, मल्टीपल थ्रेडिंग। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में नाम मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मकसद क्या है कि जब एक ही सीपीयू से एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम हो रहे हों एक ही वक्त में, तो उसको क्या कहा जाता है, कंकरेंट प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। इसमें से बस आपने इसकी डेफिनेशन ही याद करनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और हाँ जी, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद उसके हमने स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए कि एक इफ का स्ट्रक्चर होता है, एक जो है वो लूप का स्ट्रक्चर होता है। अब उसके अलावा नेक्स्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो उसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि प्लस माइनस करने के लिए। अब प्लस के लिए जो है वो एडिशन करने के लिए प्लस का साइन यूज होता है, माइनस करने के लिए जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का साइन यूज होता है, डिवाइड करने के लिए स्लैश का साइन यूज होता है, और मॉड्यूलस के लिए जो है ये परसेंटेज का ऑपरेटर यूज होता है। ये आपके लिए शायद नया हो। अब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है, जैसे अब जब आप डिवाइड करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिवीजन करनी है, तो अगर आप डिवाइड करते हो 2 को 4 से डिवाइड किया आपने, तो आपका एक आंसर ऊपर आता है, यानी कि 2 2 4 तो 2 एक आपका आंसर आया। एक और आपका बचता है रिमाइंडर, रिमाइंडर बचता है, यानी कि इसमें आपका रिमाइंडर क्या बचा है, 0। यानी कि जब आपने 2 को 2 से जो है वो डिवाइड किया, आपका आंसर जो है वो 2 2 4 आ गया और पीछे आपका कुछ नहीं बचा, 0। वो जो 0 है वो रिमाइंडर। इसी तरीके से अगर आप 2 का मॉड्यूलस यानी कि आप डिवाइड करते हैं 5 को 2 पे, तो इसका क्या आंसर होता है, 2 2 4 आ जाता है, और 5 में से 4 से निकाले तो पीछे 1 बचता है। ये जो 1 रिमाइंडर है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर के तहत जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, यानी इसकी भी कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर साइंस में जो है वो इसका इस्तेमाल है, इस वजह से ये ऑपरेटर भी मौजूद है। लाइक अगर आप ये इसकी मैं एक मिसाल दूं कि हमारे मैथ की जुबान में इवन और ऑड को जो एक कंसेप्ट है वो यही है कि अगर आप कोई भी जो रकम है आपके पास उसको डिवाइड करो 2 पे और आपका आंसर 0 आए, तो क्या है वो आपके लिए ऑड है और बाकी ये नंबर इवन होते हैं। तो यानी कि कुछ चीजें हमारी रिमाइंडर के तहत भी होती हैं, इस वजह से ये रिमाइंडर का ऑपरेटर भी मौजूद है। बहरहाल इन सबको क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। और एक और चीज आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की याद रखनी है कि अगर आप जो है वो डेसिमल वैल्यूज दोगे उसको, तो वो डेसिमल में आंसर निकालेगा। यानी कि अगर आपको 2 को 5 के साथ अगर डिवाइड करना है, तो अगर आप 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0 लिखोगे फिर आपको वो 2.5 आंसर देगा। लेकिन अगर आप वैसे लिखते हो ना 5/2, यानी कि आपने इंटीजर्स में दे दिया, तो अब आपको पॉइंट के आगे का आंसर नहीं देगा, वो सिर्फ 2 आपको आंसर देगा। ये चीज आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है कि यानी कि आपने इंटीजर्स में दे रहे हो तो आपको इंटीजर्स में जवाब मिलेगा, अगर आप जो है वो फ्लोट में दे रहे हो तो फिर आपको फ्लोट में जवाब मिलेगा, फिर आपके जो उसके आगे जो जो आंसर है वो मजीद नहीं मिलेगा। इसलिए मॉड्यूलस का ऑपरेटर जो है वो आपको रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है, ये चीज भी याद रखनी है।
उसके अलावा एक ऑपरेटर जो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि ये लेस देन का साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, या लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये जो इकट्ठे होते हैं इसको लेस देन और इक्वल टू, जैसे कि अभी हमारे अपने प्रोग्रामिंग में ये चीज यूज भी की है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी होता है। और हमने जब देखा कि सिर्फ इक्वल का जो साइन था वो किस लिए यूज होता है, असाइन करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। और इक्वल के लिए यानी कि दो साइडेड की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए जो साइन है वो डबल इक्वल का साइन है कंप्यूटर की जुबान में। मैथ की जुबान में तो ये एक इक्वल का साइन दोनों के लिए यूज हो जाता था कि हम x इज इक्वल टू 1 लिखते थे तो इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू हम लिख रहे हैं। और वही अगर हम लिख लें कि x इज इक्वल टू y तो इसका मतलब ये था कि x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है। यानी मैथ में तो इन दोनों के कंसेप्ट में कोई जो है वो डिफरेंस नहीं था, लेकिन कंप्यूटर की जुबान में इसका फर्क रखा गया है। और अगर सिर्फ एक इक्वल है तो उसका मतलब है कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और अगर डबल इक्वल है तो इसका मतलब है कि अब वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा है, इक्वल का साइन है। और नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन यूज होता है। ये आपके जो है वो पेपर में आ सकता है, आपने इनको याद रखना है। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, मैं अगेन बता रही हूँ कि ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जाके हो सकता है ये ऑपरेटर्स चेंज हो जाए, जैसा कि हम पीछे एक चीज हमने देखी थी कि हमारी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें जो है वो इसके लिए असाइन करने के लिए ऑपरेटर जो यूज होता है वो इक्वल का है। और साथ ही हमने किसी दूसरी लैंग्वेज का नाम पढ़ा था कि उसके लिए जो ऑपरेटर है वो और यूज होता है कि कॉलन लगा के अब इक्वल का साइन, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इन्होंने इसी तरीके से यहाँ पे ये आगे इन्होंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग आपसे नहीं करवाई जाएगी, इस वजह से आपको इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करेगी आपको ये। आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो किस्म के ऑपरेटर आप लोग पढ़ चुके हो, एक होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और एक जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, और एक और ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनका नाम आप शुरू में बिल्कुल जब आपने ये CS101 शुरू की थी तब आपने पढ़ा था शायद कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो इनको क्या कहा जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये भी क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होते हैं तो इनके लिए भी जो साइन है वो ये है। एंड ऑपरेटर के लिए जो है ये वाला साइन यूज होता है कि डबल एंड आपको यूज करना होता है। और के लिए ये जो इस तरह डबल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये यूज होगा, और नॉट के लिए जो है वो ये वाला ऑपरेटर यूज होगा। अब आपको पता है कि ये कैसे यूज होते हैं। एंड ऑपरेटर पॉजिटिव जो आपको वैल्यू तब देता है जब इसकी दोनों इनपुट्स जो है वो पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों इनपुट्स 1 होंगी तभी इसकी आउटपुट 1 आती है। और ऑपरेटर जो है अगर इसकी दोनों आप दी हुई इनपुट्स में से कोई एक भी जो है ट्रू है तो ये आपको ट्रू आंसर देता है। नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है आपकी इनपुट को। अगर आप इसको ट्रू देते हो तो ये फॉल्स दे देता है, यानी कि 0 दोगे तो 1 कर देगा, 1 दोगे तो 0 कर देगा। और इसका जो है वो आपके पास जो सवाल आ सकता है पेपर में वो ये भी आ सकता है, प्रोग्राम तो नहीं लिखा जाएगा, ट्रुथ टेबल आपसे पूछा जा सकता है कि एंड का ट्रुथ टेबल लिखें। तो आपने क्या करना है कि अगर ये आपको दोनों वैल्यूज यानी कि ट्रू यानी कि 1 देता है तो तब इसका आंसर 1 आता है। अगर एक भी ट्रू दूसरी फॉल्स है तो तब भी आंसर फॉल्स आएगा, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा, और दोनों दोनों फॉल्स है तो तब भी इसका आंसर फॉल्स आएगा। यही चीज आपने पहले 1 और 0 की फॉर्म में पढ़ी थी कि यानी अगर दोनों 1 देगा तो आंसर 1 आएगा, 1 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा तो 0 होगा, और अगर दोनों 0 होंगे तब भी आंसर 0 होगा। बस अब आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में इसको लिखना है, और इसको क्या कहा जाता है, ट्रुथ टेबल। और इस तरीके से और का हमने पढ़ा था कि दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी यानी कि 1 होगी तो आंसर जो है वो 1 ही आएगा, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और नॉट क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये ट्रुथ टेबल है, ये पूरा भी आ सकता है, किसी एक ऑपरेटर का भी आ सकता है, तो आपको ये ट्रुथ टेबल आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद जब मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।